गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे जीन, अभिव्यक्ति एवं नियमन। जीन के बारे में हमने आपको बताया था और पिछली क्लास में हमने आपको बताया था अनुवांशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड क्या है। तो अनुवांशिक कोड जैसा कि हम आपको पढ़ा चुके थे कि नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणु के संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है। ठीक है, तो आज उसी के आगे आप लिखें अनुवांशिक कोड की आनुवंशिक कोड की विशेषताएं। आनुवंशिक कोड की विशेषताएं। ठीक है, आनुवंशिक कोड की विशेषताएं यानी कि फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो देखिए, अनुवांशिक कोड की जो विशेषताएं होती हैं वो निम्नलिखित होती हैं जिसे हम आपको अभी समझा रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे, अनुवांशिक कोड त्रिक होता है। अनुवांशिक कोड अगर पूछा जाए कैसा होता है तो अनुवांशिक कोड त्रिक होता है। नंबर 1 पॉइंट में लिखेंगे, अनुवांशिक कोड त्रिक होता है। नंबर 2, अनुवांशिक प्रकूट खोज की खोज। अनुवांशिक प्रकूट कोड की खोज नीरेनबर्ग एवं मैथाई ने 1961 में की थी। मैथाई ने 1961 में की थी। नंबर 3, AUG तथा GUG। इस प्रकार से लिखेंगे, AUG तथा GUG। प्रारंभिक प्रकोट जबकि UAA कॉमा UGA कॉमा UAG समापन प्रकूट है। UAG समापन प्रकूट है। ये प्रकूट अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करते। ये प्रकूट अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करते। अगला पॉइंट, अनुवांशिक कोड कोमा विहीन है। अनुवांशिक कोड कोमा विहीन है तथा सर्वाधिकता दर्शाता है। क्या दर्शाता है? सर्वाधिकता दर्शाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, अनुवांशिक कोड अतिव्यापी। अनुवांशिक कोड अतिव्यापी होता है। अनुवांशिक कोड अतिव्यापी होता है तथा प्रकूट के एक ही अक्षर का उपयोग दो विभिन्न प्रकूटों में नहीं किया जा सकता। नंबर अगला लिखेंगे, अनुवांशिक कोड असंदिग्धता दर्शाता है। अनुवांशिक कोड असंदिग्धता दर्शाता है। एक विशिष्ट
प्रकूट एक विशिष्ट प्रकूट एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है, अमीनो अम्ल को कोड करता है। अगला नंबर लिखेंगे, बोवल परिकल्पना, बोवल परिकल्पना के अनुसार, बोवल परिकल्पना के अनुसार प्रकूट के पहले दो अक्षर, प्रकूट के पहले दो अक्षर अमीनो अम्ल के लिए आवश्यक होते हैं, अमीनो अम्ल के लिए आवश्यक होते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, आनुवांशिक कूट अपभ्रष्टता, आनुवांशिक कूट अपभ्रष्टता दर्शाता है, आनुवांशिक कूट अपभ्रष्टता दर्शाता है। केवल दो अमीनो अम्ल को छोड़कर, केवल दो अमीनो अम्ल को छोड़कर शेष सभी अमीनो अम्लों को, शेष सभी अमीनो अम्लों को एक से अधिक प्रकूट कूटित करते हैं, एक से अधिक प्रकूट कूटित करते हैं। तो ये क्या था आपका, ये था आपका आनुवांशिक कूट की विशेषताएं। सभी लोगों ने नोट कर ली होगी। अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे, जीन अभिव्यक्ति का नियमन। हेडिंग डालेंगे, जीन अभिव्यक्ति का नियमन, जीन अभिव्यक्ति का नियमन। नोट कर लीजिए सभी बच्चों इस हेडिंग को, जीन अभिव्यक्ति का नियमन। इसमें लिखिए, प्रत्येक जीव के शरीर में, प्रत्येक जीव के शरीर में जैविक क्रियाओं के उत्प्रेरण व नियंत्रण का कार्य, उत्प्रेरण व नियंत्रण का कार्य एंजाइम के द्वारा होता है, नियंत्रण का कार्य एंजाइम के द्वारा होता है। एंजाइम का निर्माण एक विशिष्ट जीन के द्वारा, एंजाइम का निर्माण एक विशिष्ट जीन के द्वारा होता है। जीवाणुओं में, यानी कि एक जीवाणु में जीन की संख्या, जीवाणु में जीन की संख्या 5000 से 8000 तक, जीन की संख्या 5000 से 8000 तक, तथा मनुष्य में इनकी संख्या 2000 से, तथा मनुष्य में इनकी संख्या 2000 से 30,000 तक होती है, 30,000 तक होती है। ये जीव के समस्त जीन सदैव सक्रिय नहीं होते, सदैव सक्रिय नहीं होते।
अगली लाइन से लिखेंगे, किसी विशिष्ट प्रोटीन, अगली लाइन से लिखें, किसी विशिष्ट प्रोटीन या एंजाइम के निर्माण करने वाली, किसी विशिष्ट प्रोटीन या एंजाइम के निर्माण करने वाली जीन को प्रेरित करने या उत्पाद का निर्माण करने वाली जीन को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया को जीन अभिव्यक्ति का नियम या प्रोटीन संश्लेषण का आनुवांशिक नियमन कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का आनुवांशिक नियमन कहते हैं। ये अनेक प्रकार का हो सकता है। ये नियमन अनेक प्रकार का हो सकता है। पहला स्वनियमन, दूसरा धनात्मक नियमन, तीसरा ऋणात्मक नियमन, देखिए ये आपका ऋणात्मक, तो देखिए जो स्वनियमन है यानी कि इसका मतलब ये है कि ये स्वयं प्रोटीन ही अपने mRNA को अवरुद्ध कर देता है। और जो धनात्मक है, जब कोई प्रेरक अणुप्रोत्साहक को क्रियान्वित करता है तो मैसेंजर RNA अनुलेखन को प्रेरित करता है। इसी प्रकार ऋणात्मक में क्या है कि जब कोई निरोधक mRNA अनुलेखन की क्रिया होती है तो इसे आरंभ नहीं होने देता। ठीक, तो ये थे आपके जीन अभिव्यक्ति के नियमन। अब हेडिंग डालेंगे ओपेरॉन की परिकल्पना, हेडिंग डालेंगे। ओपेरॉन की परिकल्पना। देखिए सबसे पहले समझेंगे कि ओपेरॉन है क्या, है ना। तो ओपेरॉन यानी कि कुछ विशेष प्रकार के जीन होते हैं इसमें भी जो अपनी क्रिया करते हैं, उसे ही ओपेरॉन कहते हैं। तो लिखिए जब कुछ जीन जैव रासायनिक स्तर पर संक्रियण या निष्क्रियण की प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होते हैं तथा तो इसे ओपरान कहते हैं। नियंत्रित होते हैं तो इसे ओपरान कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि जीवाणुओं में जब जीनों की अभिव्यक्ति पर इसका नियंत्रण रहता है। जो जीवाणु होते हैं उनमें जो जीन होते हैं उनकी अभिव्यक्ति होती है तो उन पर इनका नियंत्रण रहता है। किसका? ओपरान का। तो कोशिका में उपस्थित संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके और जीवों को आवश्यकता अनुसार जीनों का संक्रियण व निष्क्रियण होता रहे। ठीक है।
तो इस प्रकार के जो जीन होते हैं वो क्या करते हैं, सक्रिय होकर वांछित एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो कार्य से संबंधित क्रिया के वेग को आगे बढ़ा देते हैं। तो जीनों के सक्रियण होने की इस क्रिया को प्रेरणन कहा जाता है। तो यही आपका था ऑपरेन की परिकल्पना। तो देखेंगे ऑपरेन की संरचना। तो ऑपरेन की संरचना क्या है, ये किससे मिलकर बना होता है, संरचनात्मक तथा नियंत्रक से मिलकर बना होता है। तो जो निम्न प्रकार का होता है, इसके अंतर्गत संरचनात्मक नियंत्रक जीन आते हैं। तो ये था आपका जीन अभिव्यक्ति का नियमन और ओपेरान की संरचना और ओपेरान के प्रकार हैं तथा इसके बाद ओपेरान को ट्रिप्टोनेन भी कहा जाता है। तो आज का सिर्फ टॉपिक इतना ही है। इसके बाद जो कल का टॉपिक था उसके साथ ये चैप्टर भी समाप्त होने वाला है और इस चैप्टर के बाद जो अगला चैप्टर होगा वो आपका होगा जीनोम, मानव जीनोम, परियोजना एवं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, तो आज तक के लिए ही सिर्फ इतना ही आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद इसकी आगे की भाग को हम कल पढ़ाएंगे।